नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके सवालों का जवाब करेंगे। जो भी इनके कुंडली में पॉजिटिव बात होगी वो तो दिखाऊंगा ही, जो भी नेगेटिव बात होगी उसको भी दिखाऊंगा और चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का कोशिश करूंगा। जो भी पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी और जो भी इनके प्रश्न होंगे उसको तो मैं बताऊंगा ही बहुत गहराई पूर्वक। तो इनके क्वेश्चंस हैं कि आगे की जिंदगी इनकी कैसी रहेगी। वैवाहिक जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आगे करियर में क्या कुछ ग्रोथ है और क्या अच्छी अवस्था है कुंडली में और क्या खराब अवस्था है, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताने का कोशिश करेंगे। जो भी पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही और जो भी नेगेटिविटी होगी उसको भी दिखा के समझाने का कोशिश करूंगा। तो आइए एक एक करके चीज़ों को हम समझते हैं और देखते हैं और जानते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ, इनके कुंडली में। पहले कुंडली को देखना समझिए आप कि कुंडली को देख कैसे हम सकते हैं, कुंडली को हम समझ कैसे सकते हैं। 11 लिखा हुआ है तो 11 का अर्थ क्या होता है, कौन सी राशि हो गई, ये हो गया कुंभ राशि। तो 11 लिखा हुआ है तो लगन होगा इनका कुंभ, तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। इस कुंडली में गुरु अस्त का है, चूंकि गुरु पर ये एरो है और यहां पर इसका अर्थ होता है अस्त। तो गुरु ये अस्त का है इस कुंडली में। अस्त का मतलब होता है कि अगर कोई ग्रह सूर्य से क्लोजली बैठा है, सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में जाके बैठा है, तो उसको हम अस्त का कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम अस्त का मान लेते हैं। जिसके फलस्वरूप जातक की जिंदगी पर सूर्य के उतने अच्छे फल नहीं आ पाते जितना आना चाहिए। या कोई भी प्लैनेट्स के जो अस्त का है, चाहे सूर्य हो या बृहस्पति हो या शनि हो, ऐसा कहा जाता है कि वो फल नहीं आ पाता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अस्त का सूर्य के कंपैरिजन में हुआ, लेकिन अस्त के हिडन रूप से कुछ कुछ फल आपको मिलते रहते हैं। अगर मैं लॉजिकल सेंस में इस बात को समझाऊं तो सूर्य बहुत प्रकाशवान ग्रह है, उसके सामने किसी भी प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उसके सामने आप कम प्रकाश वाले चीज मतलब बल्ब को लेके जाएंगे, सूर्य मान लीजिए एक बहुत प्रकाशवान ग्रह है, हेलोजन है, बहुत बहुत एक्सट्रीम पावरफुल बल्ब है। उसके सामने अगर आप लेस प्रकाशवान बल्ब को ले जाते हैं, एलईडी बल्ब को ले जाते हैं, तो उस प्रकाश के सामने उस बल्ब का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम उसको अस्त का मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बल्ब भी जल रहा होता है, तो उसके भी हिडन रूप से आपको फल मिल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप रेमेडी जरूर कर सकते हैं। अगर यह योग कारक ग्रह आपका अस्त का हो गया तो। अगर मारक ग्रह अस्त का हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होता है। योग कारक जो आपको सफल देता है, मारक जो आपको खराब फल देता है। अब मारक ग्रह अगर बलहीन या अस्त का हो गया तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि जो आपके जिंदगी पर दुष्परिणाम देता, जो आपकी जिंदगी पर खराब प्रभाव देता, वो अस्त का हो गया। ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो अभी मैं विचार करूंगा डिग्री पर। सूर्य 27 डिग्री पर बैठा है, मतलब ये वृद्धावस्था में है, 20 से 25% फल देने के काबिल है। बल को देखना बहुत जरूरी होता है और डिग्री आपके ग्रहों के बल को निर्धारित करता है। चंद्रमा 4 डिग्री पर है तो ये क्या कुछ इंडिकेट कर रही है, ये लगभग वही 30% फल दे रहा है। मंगल 20 डिग्री पर है, ये लगभग आपका 100% फल देगा। बुध 17 डिग्री पर है तो 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह आपको 100% फल देता है, ये भी लगभग आपको 100% फल देगा। गुरु 28 डिग्री पर है, ये आपको 30%। शुक्र आपका 14 डिग्री पर है, ये भी आपको 100% देगा। शनि 18 डिग्री पर, ये भी 100%। राहु एवं केतु 21 21 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। तो मैक्सिमम ग्रह तो आपके 100% फल देने के काबिल है ही। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और इस कुंडली के हिसाब से आप मंगला है, क्यों है ये समझ लो आप। चूंकि मंगल अष्टम भाव में है तो नियम है लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में अगर मंगल रहे तो उसको मंगल या मंगली मानते हैं। इस कुंडली के हिसाब से आपकी आयु हो रही है 38 माह 15 दिन की, और इस कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि आ रही है वो मीन राशि आ रही है। कुंडली के हिसाब से राशि मीन को हम बताना चाह रहे हैं। इसके उपरांत अभी मैं थोड़ा लगन पर विचार करूंगा। चूंकि कुंभ लगन की कुंडली है तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है, ज्यादातर केसेस में चश्मा लग जाता है और इनके थोड़े से हड्डियों में प्रॉब्लम होती है और हल्की फुल्की बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई बीमारी हो तो, और थोड़ी बहुत आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं भी इन लोगों को रहती है। तो प्रॉपर केयर करें, ये सब समस्याएं मुख्य रूप से इस लगन वाले व्यक्ति को परेशान करती है। अब इस कुंडली में क्या कुछ कैसे ग्रह है, कहाँ बैठे हैं, तो सूर्य की जगह पर 8 लिखा हुआ है तो ये आपका हो गया वृश्चिक राशि में, मित्र राशि में है।
सातवें मतलब पत्नी कारक स्थान का स्वामी होके ये बैठ गया आपके दसम भाव में। तो सातवें स्थान का स्वामी अगर दसम भाव में जाकर बैठा और सूर्य की स्थिति अगर दसम भाव में हो तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, जातक अपनी जिंदगी पर बड़ा काम हासिल करते हैं और ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान सारे कुछ होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूंकि इनका कैरियर जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इनके केस में डिफरेंट हुआ है कि इनका कैरियर जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि सूर्य अगर दसम भाव में बैठे और उसके साथ राहु या केतु हो जाए कैरियर के स्थान में, तो एक प्रकार के दोष को बताता है। जैसे गुरु के साथ केतु है, एक प्रकार के दोष को यह भी बता रहा है। हालांकि गुरु और राहु का गुरु चांडाल दोष होता है, लेकिन गुरु के साथ केतु भी एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाता है। और केतु की स्थिति कहीं ना कहीं सूर्य के साथ भी हो गई, केतु दसम भाव में बैठ गया है, तो कैरियर थोड़ा विलंब से स्टार्ट होता है, कैरियर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है सूर्य, जो कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित ग्रह माना जाएगा, जो कि सप्तमेश आपके विवाह संबंधी मामले का ग्रह होता है और केतु के साथ युतिगत संबंध में है, तो यह भी विवाह विलंब से कराने की स्थिति को बताता है। तो ये सूर्य का प्रेडिक्शंस था। अभी मैं थोड़ा मंगल पर विचार, ये चंद्रमा विचार करूंगा। चंद्रमा 12 पर लिखा है, तो ये मीन राशि में है, समांतर राशि में, छठे भाव। 6th हाउस होता है रोग ऋण कर्जे का हाउस और कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का हाउस। ये होकर दूसरे भाव में बैठा। चंद्रमा अच्छे पोजीशन में है, ये धन की आगमन को बड़ा अच्छा बताता है। जातक की जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन किसी बड़ा कार्य करने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ता होगा। क्योंकि चंद्रमा दूसरे भाव में जाकर बैठ गया है, तो धन की आगमन को तो अच्छा बता ही रहा है और जातक की जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आता है। क्योंकि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा, चंद्रमा पैसा कारक ग्रह है, जातक की जिंदगी में बल्क में पैसा देने के लिए जाना जाता है। तो चंद्रमा बड़ा अच्छा है। चंद्र की दृष्टि आपके मंगल पर पूरी तरह से पड़ रही है, जो कि मंगल के दुष्परिणाम को थोड़ा बहुत तो कम कर रही है। क्योंकि मंगल अष्टम भाव में बैठ के मंगला बना रहा है, जिस कारणवश शादी बड़ी विलंब से होती है, 28 के बाद ही होती है और ये 35-36 के बाद भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए मैं मंगल पर विचार करूंगा। मंगल 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि में है, मंगल शत्रु के घर में, तीसरे 10वें घर का स्वामी है। चूंकि तीसरा घर भी एक प्रकार का त्रिक हाउस होता है और त्रिक स्थान का स्वामी अष्टम भाव में त्रिक स्थान है, त्रिक स्थान में जाके बैठे तो विपरीत राज्यों के कंडीशन में होता है। तो मंगल वैसा भी दुष्परिणाम दायी नहीं है, लेकिन चूंकि मंगला है और कैरियर के स्थान का स्वामी दसम भाव का भी स्वामी है, तो कैरियर विलंब से स्टार्ट होता है। शादी देर से हो सकती है, पहले विवाह में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकता है। चूंकि आपका विवाह कारक स्थान का स्वामी सूर्य भी बड़ा तकलीफ में है, एक प्रकार के ग्रहण दोष में केतु के साथ अवस्थित है और सूर्य डिग्री वाइज कमजोर है और आपका केतु डिग्री वाइज स्ट्रांग है। केतु ज्यादा बलशाली है सूर्य के कंपैरिजन में, तभी जाके शादी आपके विलंब से हो रही है। मैं बुध पर विचार करूंगा। तो बुध इनका कहाँ पर बैठा ये देख लो, 11वें, 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में है। बुध 5वें 8वें मतलब पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होके, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होके 11वें सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में जाके बैठा है। जातक पैसा बुद्धि विवेक से कमाते हैं, जातक पैसा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से कमाते हैं, जातक पैसा ऑफिशियल वर्क करके कमाते हैं और 11वें भाव में बैठा है तो बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। चूंकि अष्टम भाव का स्वामी है तो आयु भी बड़ी लंबी कर रहा है, चूंकि ये एक अच्छे हाउस में जाके बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में जाके बैठा है। 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम का हाउस होता है, तो बुध बड़ा अच्छा कंडीशन में है आपका। अभी मैं बृहस्पति पर विचार करूंगा। तो जुपिटर आपका यहां अस्त का है, जुपिटर आपका मालिक है 11वें दूसरे घर का और ये जुपिटर आपका बैठा है जाके अष्टम, ये 8 लिखा हुआ वृश्चिक राशि में है, ये 11वें दूसरे घर का स्वामी है। तो 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम का हाउस हो गया, दूसरा धन भाव हो गया। तो इस दोनों घर का मालिक होके अस्त का जुपिटर आपका बैठ गया जाके दसम भाव में। क्योंकि आप इसका रत्न जरूर पहन सकते हैं, क्योंकि जुपिटर अस्त का है और अगर इसके बल को मैं देख रहा हूं तो बल में 28 डिग्री पर है, इसलिए यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं है आपकी जिंदगी पर। एक तो अस्त का हो गया, दूसरा बलहीन हो गया, तो इसके रिगार्डिंग जो पॉजिटिव इंपैक्ट आने चाहिए, क्योंकि 11वें सोर्स ऑफ इनकम का हाउस का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, दोनों धन देने वाले घरों का मालिक है जुपिटर, तो ये आपके जाके दसम भाव में बैठा है। अगर इसको आप बल दीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो इसके बल देने हेतु आप एक पुखराज रत्न पहन सकते हैं। क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से बुध पंचम भाव का स्वामी है तो पन्ना रत्न सजेस्ट होता है, लेकिन बुध 17 डिग्री पर बैठा है, खुद बलशाली है, तो पन्ना रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बृहस्पति योग कारक ग्रहों का स्वामी होकर अस्त का हो गया है, तो अगर इसमें बल दिया जाए तो यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो एक पुखराज रत्न आप बेशक पहन सकते हैं। अभी मैं शुक्र पर विचार करूंगा। शुक्र इनका 90 हाउस में जाकर बैठा है शनि के साथ। शुक्र इनका जो बैठा है वो तुला राशि में, सप्तम 7 को हम तुला राशि कहते हैं, अपने ही राशि में है। भाग्य स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में जाके बैठा है, तो ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन में है
और चतुर्थ भाव गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होके जाके आपके भाग्य स्थान में बैठा है। शुक्र आपका डिग्री वाइज भी बली है, इसके लिए रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा, एक्सट्रीम शुभ फलदायी। आपको जिंदगी पर ये पूरा लग्जरी का सुख देगा। शादी के बाद भाग्य उदय, लेकिन चूंकि शादी कराने वाला ग्रह थोड़ा प्रभावित था, मंगला है आप प्रॉपरली, तो इस कारणवश शादी थोड़ी लेट हो रही है। लेकिन शुक्र आपका अद्भुत कंडीशन में, जब भी इसका समय आएगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। बहुत बढ़िया शुक्र है। अभी शुक्र के साथ शनि बैठा है, शनि भी तुला राशि में है और शनि उच्च का है आपके कुंडली में 12वें पहले लग्नेश अगर उच्च का हो तो ऐसे व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं, पराक्रमी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं अपने जीवन पर। क्योंकि शनि आपका लग्नेश है और जाके ये 9वें भाव में बैठा है, लग्नेश का युति हो गया आपके भाग्येश के साथ, इससे बड़ा राज्य कुछ नहीं हो सकता। शनि लगन का स्वामी है, शुक्र भाग्य स्थान का स्वामी है, तो ये आपके जिंदगी के लिए बहुत शुभ फलदायी है। लेकिन कब? जब इसका समय आएगा। अभी मैं इसके समय पर विचार करूंगा कब आ रहा है, जब इसका समय आएगा तभी ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुक्र शनि बहुत ही अच्छे कंडीशन में, और शनि के लिए भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। एक पुखराज रत्न आप पहन लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और इनका जो अभी राहु है, ये यहां पर दूसरा 2 लिखा हुआ है, तो राहु आपका है वृषभ राशि में है। राहु आपका कहीं ना कहीं अष्टम और दृष्टि, अष्टम 10वां और 12वें घर को जो जरूर देख रहा है। तो राहु अगर दृष्टिगत संबंध चौथे भाव में राहु का युति हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में, थोड़ी परेशानी आ सकती है राहु के संदर्भ में। तो चतुर्थ भाव का राहु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है। हालांकि इतना चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये इसके लिए आपको रेमेडी क्या करना है, आपको हर हर दिन महादेव को जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ओम सह राहवे नमः का भी जाप करना है। तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके करियर के हाउस पर, 10th हाउस पर पड़ रही है, और विवाह संबंधी मामले से जुड़ा हुआ ग्रह जो कि आपका सूर्य है, जो कि कहीं ना कहीं केतु के साथ युतिगत संबंध में है, राहु से दृष्टिगत संबंध में है, ये भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम और तकलीफ दे सकता है। 10वें भाव में केतु की अवस्था होना ये थोड़ा करियर को प्रभावित करता है, और इसके अनुसार आपका करियर प्रभावित थोड़ा रहा भी है। तो राहु केतु के लिए मैं आपको यही उपाय बता रहा हूं, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं होता। ये आप महादेव को जल चढ़ाइए तो राहु केतु की कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी और आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे, प्रेरित हो पाएंगे कुछ करने के लिए। चलो ये तो हो गई। अभी मैं थोड़ा समय पर आपके विचार कर लूँ कि समय कैसा चल रहा है आपका। तो देखो अभी जो समय चल रहा है ना, 2017 के बाद 2024 तक केतु का, ये आपका अच्छा समय नहीं है, ये बेशक आपका अच्छा समय नहीं है। 2024 के बाद ही आपको उपलब्धियां प्राप्त होगी, और 2024 के बाद आप लिख के रख लो, 2024 के 8वें महीने के बाद आपका गोल्डन पीरियड है, क्योंकि शुक्र आएगा उस समय, बहुत जबरदस्त समय, बहुत खतरनाक। 2044 तक कोई छूने वाला नहीं है आपको, जबरदस्त समय है। 2024 के बाद स्टार्ट होगा, मेरी बात को याद रख लेना, ये गारंटी है हमारी। अभी जो आपका समय चल रहा है ये अभी 2022 2021 के 8वें महीने तक तो राहु बड़ा तकलीफ, 2020 से 21 तक में तो कोई प्रॉब्लम्स आती रही होंगी। गुरु आएगा आपका 2021 के बाद, तो 21 के 8वें महीने से 22 7वें महीने तक शादी के योग को ये थोड़ा बनाएगा। शनि भी शादी के योग को थोड़ा सा बढ़ाएगा आपकी जिंदगी पर, इसके लिए गुरु के लिए आप पुखराज पहले तो और बेहतर रहेगा। ये 21 से 22 का समय आपके लिए और ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा। फिर बुध भी ठीक ही रहेगा, बहुत गड़बड़ नहीं रहेगा। तो 2021 के 8वें महीने के बाद समय आपका बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो मूल तरक्की वाला समय है वो 2024 से स्टार्ट होगा, 2044 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।